हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 9, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे 125 सेक्शन। और वो वह सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था, सेक्शन 125। और इसके जो फर्दर सेक्शंस रह गए थे, सेक्शन 126 टू सेक्शन 128, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा। जो हमारा 125 सेक्शन है वह काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तभी क्लियर होगा जब आप सीरीज वाइज लेक्चर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 125 सेक्शन है उसमें क्या बताया गया है। सेक्शन 125 में बताया कि प्रोसीजर, इसका कैसे प्रोसीजर चलेगा, कहाँ पर सूट फाइल होगा, ठीक है, किस तरह से कोर्ट में प्रेजेंट कराया जाएगा जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, तो इसमें ये बताया गया है। इसमें जो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में भी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो 125 सेक्शन हमने पढ़ा था, किसी पर्सन के अगेंस्ट जो ऑर्डर हमको इशू करवाना है मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसमें जो A, B, C पॉइंट दिया हुआ है उसमें बताया कि जो सूट है वो सूट कहाँ पर फाइल होगा, किस कोर्ट में फाइल होगा उस पर्सन के अगेंस्ट। ए सब क्लोज बता रहा है, वो बता रहा है वेयर ही इज, वह जो पर्सन जहां रह रहा हो, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट उस कोर्ट में जहां पर वह रहा, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। और जिसको बी क्लोज है, वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, जहां पर वह रह रहा हो या फिर उसकी जो वाइफ है अगर वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रही है वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। और सी पॉइंट है वेयर ही लास्ट डिसाइडेड विद हिज वाइफ, जहां पर लास्ट मतलब कि अपनी वाइफ के साथ रहा होगा, लास्ट डिसाइड जिस डिस्ट्रिक्ट में रहे होंगे लास्ट टाइम, वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। और एज द केस में भी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो कि मदर होगी वो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा मदर के साथ, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ABC में सिर्फ यही बताएगा जुडिक्शन के बारे में कि किस जुडिक्शन में जाकर हम सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट। उसका जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज में बात की है ऑल एविडेंस ऑन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट, मतलब कि जो एविडेंस हो गए, ठीक है, जो प्रोसीडिंग चलेगी उस पर्सन के अगेंस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, जो भी एविडेंसेस हो गए वो लाए जाएंगे कोर्ट में ताकि प्रूफ किया जाए। होम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रोपोज टू बी मेड, जो ऑर्डर दिया जाएगा बाय द कोर्ट फॉर द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रोपोज टू बी मेड, हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड, मतलब कि अगर कोर्ट ने बोल दिया है कि आपकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी गई है, ठीक है, तो आप अपने मतलब कि वकील के थ्रू भी आप कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इसमें जो ये सेक्शन सब क्लोज बता रहा है, इसमें ये बता रहा है, ठीक है, अपने प्लीडर के साथ अगर आप पेश नहीं हो सकते तो आप अपने प्लीडर को पेश करवाइए, ठीक है, आपका जो प्लीडर है वो पेश होगा हर एक प्रोसीडिंग में। कोर्ट को लगता है कि उसकी प्रेजेंस जरूरी है तो वह पर्सन मौजूद होगा कोर्ट में। एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर समन केसेस, जो समन केसेस चलता है जो प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें इन दी मैनर इन रिकॉर्डेड, मतलब कि रिकॉर्ड किया जाएगा उसी मैनर में, किस मैनर में, जिस तरह से समन केसेस होते हैं। तो इसमें जो ये सेकंड क्लोज में बात की थी, इसके सेकंड क्लोज में जो प्रोवाइसो बताया गया है कि उसमें क्या बताया गया है, प्रोवाइड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड, अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है किसमें, दैट द पर्सन अगेंस्ट वो मैन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज सेटिस्फाइड इज प्रपोज टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग, अगर वह पर्सन विलफुली अवॉइड कर देता है सर्विस को, जो ऑर्डर दिया है कोर्ट ने, अगर वो उसको अडोप्ट नहीं करता है, और विलफुली नेग्लेक्ट टू अटेंड द कोर्ट, और जो विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है कोर्ट की अटेंडेंस, मतलब कि वो अटेंड नहीं होता कोर्ट में, द मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू डिटरमाइन द केस एक्स पार्टी, मतलब कि जो कोर्ट है अगर वो वह पर्सन जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है वह कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर सुना देगी, ठीक है। एंड एनी ऑर्डर सो मेड बी सेट असाइड फॉर गुड कॉज, तो जो वह ऑर्डर सुनाया गया है अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो जो वह पर्सन होगा वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा किसके लिए, ताकि उसको सेट असाइड कर दिया जाए जो एक्स पार्टी ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, फॉर गुड कॉज, उसके जो कॉजेज होंगे उसको वो अपने ग्राउंड्स बताया गया किस्म से कि वह कोर्ट में पेश क्यों नहीं होता उस टाइम पर, ठीक है। शोन ऑन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन देगा उसमें शो करेगा इन 3 months फ्रॉम द डेट
देयर ऑफ, जिस डेट से ऑर्डर पास हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और उस एप्लीकेशन में उसको ग्राउंड्स बताने होंगे कि वह कोर्ट में पेश क्यों नहीं होता, तो वह एक्स पार्टी ऑर्डर सेट हो जाएगा अगर वह अपने ग्राउंड्स उसमें रीजनेबली दे देता है। ठीक है, जो उसमें से वैलिड रीजन होते हैं। सब्जेक्ट टू सच टर्म इंक्लूडिंग टर्म एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट टू द अपोजिट पार्टी एज अ स्टेट में थिंग्स जस्ट एंड प्रॉपर। तो जो कोर्ट है उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकती है अगर जो कोर्ट को लगता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट में थिंक जस्ट एंड प्रॉपर, जैसे कि मजिस्ट्रेट को प्रॉपर वे में जैसे भी लगता है तो मजिस्ट्रेट उसमें उसकी कॉस्ट लगाएगा, पेमेंट ऑफ कॉस्ट, उसकी अलग से पेमेंट ऑफ कॉस्ट होती है जिसमें उस पर्सन को वो कोर्ट में डिपॉजिट करानी होती है। ये हमारे सेकंड क्लोज का प्रोवाइजो था। और जिसमें थर्ड क्लोज है 126 में, द कोर्ट इन डीलिंग विद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज मे बी जस्ट। तो इसमें बताया कि जो कोर्ट है, कोर्ट के पास ये पावर है, वो अंडर सेक्शन 125 के अंडर क्या करेगी, कॉस्ट लगा सकती है। अगर ये कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉस्ट इम्पोज कर सकती है उस पर्सन पर। तो ये हमारा सेक्शन 126 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 127 ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस, मतलब कि जो मेंटेनेंस होता है उसका जो मंथली पेमेंट होता है उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, और या फिर उसको कैंसिल भी कर सकती है ऑर्डर को, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था वो कैसे होगा, इसमें प्रोसीजर बताया गया है। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज इन द सर्कमस्टांस ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं पर्सन के जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ था कि वो मेंटेनेंस दे। रिसीविंग एंड अंडर सेक्शन 125 ए मंथली अलाउंस, जो भी मंथली अलाउंस हुई थी अंडर सेक्शन 125 फॉर द मेंटेनेंस और मेंट्री मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस था और जो एंट्री मेंटेनेंस था दोनों इंक्लूड होंगे। और ऑर्डर अंडर द सेम सेक्शन टू पे मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, जो मंथली अलाउंस उसको प्रोवाइड की गई है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। और एंटी मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, फादर और मदर, जो कि वाइफ, चाइल्ड और चाइल्ड मदर को मेंटेनेंस के उसके फेवर में आया था कि वह पर्सन देगा। एज द केस में भी द मजिस्ट्रेट में मेक सच ऑल्ट्रेशन, तो मजिस्ट्रेट उसके बेस पर उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकता है सर्कमस्टांसेस के बेस पर। ठीक है, एज ही थिंक, फिर जैसे कि कोर्ट को ठीक लगे। इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एज अ केस में भी, या फिर जो अलाउंस है इंटरिम मेंटेनेंस का उसमें भी चेंजेस कर सकता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, जैसे कि अगर जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर आया, अगर उसकी जो पेमेंट है मंथली, अगर उसकी जो सैलरी आती है उसके जैसे कि 20,000, लेकिन उसमें चेंज हुआ, अगर उसकी कम हो जाती है 10,000, तो उसके बेस पर उसकी जो रेशो के बेस पर उसको कम देना होगा मेंटेनेंस उस अपनी वाइफ को या फिर चाइल्ड को या फिर पेरेंट्स को। ठीक है, तो वो कम देगा उसमें। अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसके बेस पर उसमें मेंटेनेंस भी बढ़ाया जा सकता है बाय द कोर्ट। उसमें एप्लीकेशन लगाई जाती है जो जिसके फेवर में मेंटेनेंस आया था, जिसको वह मेंटेनेंस मिलेगा। जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया था मेंटेनेंस के लिए वह भी एप्लीकेशन लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि उसकी जो सैलरी है वह कम हो गया है तो वह कोर्ट में एप्लीकेशन देगा ताकि वह प्रूफ कर सके कि मेरी जो सैलरी है वो कम हो गई है, तो इसके बेस पर मेंटेनेंस भी कम किया जाए, मंथली जो अलाउंस उसको देने हैं। तो इसमें जो सेकंड क्लोज है वो क्या बात करता है, वेर इट अपेयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कंपिटेंट सिविल कोर्ट, तो जो मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि किस कॉन्सिक्वेंस में ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए कंपिटेंट सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट ने जो कंपिटेंट कोर्ट है उसने डिसीजन दिया था। एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125, जो ऑर्डर किए थे अंडर सेक्शन 125 ने 125 में शुड बी कैंसल्ड और वैलिड, तो उसको कैंसिल किया कौन करेगा, मजिस्ट्रेट, जो सिविल कोर्ट ने दिया है ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 तो उसको कैंसिल कर सकती है। ही शैल कैंसिल द ऑर्डर और एज द केस में बी वेरी सेम अकॉर्डिंगली, तो उसको वेरी भी करेगी कोर्ट जो मजिस्ट्रेट है। तो इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर आ जाती है कि वो जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट ने अगर 125 के अंडर ऑर्डर किया है तो फिर जो मजिस्ट्रेट है वो उसको कैंसिल कर सकता है। इसमें जो थर्ड क्लोज है, वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ ए वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, द मजिस्ट्रेट शैल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट। इसमें ये बताया गया कि जो अंडर सेक्शन 125 फेवर में है कि वुमेन के जो ऑर्डर आया, ठीक है, उसके फेवर में आया वुमेन के, हु हैज बीन डिवोर्स्ड, मतलब कि उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसने ऑब्टेन कर लिया है डाइवोर्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से। द मजिस्ट्रेट शैल इफ ही सेटिस्फाइड, तो मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड होता है किसके बेस पर, द वुमन हैज आफ्टर द डेट ऑफ सच डाइवोर्स री मैरिड कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम डेट ऑफ
हर रीमैरिज। इसमें डाइवोर्स वाइफ की बात की गई, अगर उसे जो वुमेन है उसका डाइवोर्स हो चुका है तो उसके बेस पर अगर डाइवोर्स होने के बाद अगर रीमैरिज कर लेती है तो रीमैरिज करते ही जो उसका मेंटेनेंस का ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाएगा। कोर्ट उसके अपनी तरफ से कैंसिल कर देगी, उसके बाद उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है अपने पहले वाली पति से। तो उसमें जो बी क्लोज है, द वुमेन हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, जो वुमेन थी वो डाइवोर्स हो गई बाय हर हस्बैंड, जो हस्बैंड ने दिया था, एंड दैट शी हैज रिसीव्ड whether before or after the date of said order the whole or of the same which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce cancel such order। तो जो कस्टमरी और जो पर्सनल लॉज होते हैं उसके बेस पर अगर वो हस्बैंड ने पहले ही उसको ऑलरेडी उसको जो जो भी उसमें मेंटेनेंस था वो दे दिया है, पे कर दिया है जितना भी उसका बनता था अंडर द कस्टमरी एंड पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर उसमें उसने जैसे उससे अलग हो गया तो उसने उसको मेंटेनेंस एक ही बार में दे दिया, ठीक है, तो फिर उसके बेस पर वो जो ऑर्डर दिया था कोर्ट ने वो उसको कैंसिल किया जा सकता है उस कोर्ट के ऑर्डर को। तो इसमें ये बात की गई है, इन द केस वेयर सच सम एज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वॉज मेड, तो फिर वो जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इन एनी अदर केसेस में भी। और जो इसमें सी पॉइंट है, द वुमेन हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज हैड वॉलंटरी सरेंडर हर राइट टू मेंटेनेंस एज द केस में भी आफ्टर द डाइवोर्स कैंसल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट देयर ऑफ। इसमें एक बात की गई, अगर जो वुमेन है, ठीक है, उसने ऑब्टेन कर लिया है डाइवोर्स, उसका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन अगर वो सरेंडर कर रही है अपने राइट को, किसके लिए, अपने मेंटेनेंस को छोड़ रही है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो दोबारा क्लेम नहीं कर सकती कि वो मेंटेनेंस के लिए वो दोबारा मेंटेनेंस नहीं ले सकती, क्योंकि उसने अपना राइट सरेंडर कर दिया है, किस्म से छोड़ दिया है, ठीक है, उसके बाद उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करे। इसमें जो फोर्थ क्लोज है, फोर्थ क्लोज में बताया कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डावरी बाय एनी पर्सन, मतलब किसी भी समय अगर कोई डिक्री होती है रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डाउरी के केस में बाय एनी पर्सन टू वोम मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एंट्री मेंटेनेंस और एनी दैम हैज बीन ऑर्डर, तो उसके बेस पर उसमें मेंटेनेंस और जो एंट्री मेंटेनेंस है और एनी अदर ऑर्डर किए जा सकता है बाय द कोर्ट टू बी पेड अंडर सेक्शन 125, जो पेड हो गए अंडर सेक्शन 125 के अंडर। द सिविल कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट दैट सम विच हैज बीन पेड टू, जो भी सिविल कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया था वो उसको पेड करेगा, ठीक है, वह पर्सन जिसके अगेंस्ट वह ऑर्डर आया है, और रिकवर्ड बाय सच पर्सन एज मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटीमेंटेशन और ऑफ एनी ऑफ द ऐसे केस में बीन परसुएंस ऑफ द सेडर, जो भी ऑर्डर में कहा गया है क्या उसको कैसे पेमेंट करनी है, ठीक है, जो भी ऑर्डर में उसमें लिखा है बाय द कोर्ट, तो उसके बेस पर उसको पेमेंट करनी होगी। जिसमें जो 127 सेक्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 128 सेक्शन पर। ये हमारा लास्ट सेक्शन है चैप्टर 9 का, उसके बाद हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या 128 में एक कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और एंट्री मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, जो ऑर्डर की कॉपी होती है मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस के बेस पर, एंट्री मेंटेनेंस पर, या फिर किसी अदर में क्या आ गया एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग में उसका खर्चा आया, ठीक है, उसका ऑर्डर, उसकी जो कॉपी होगी ऑर्डर की, एज द केस में भी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन वॉज फेवर इट इज मेड, तो जो पेमेंट देनी थी उसने, अगर पर्सन ने विदाउट, जो पर्सन है उसने पेमेंट नहीं की, तो इन केस ऑफ फेवर इट इज मेड, जो वुमेन के फेवर में आई थी और हिज गार्जियन, तो फिर वो जो गार्जियन हो गया उसको दे दिया जाएगा, ठीक है, जो पेमेंट था। इफ एनी और टू द पर्सन टू वोम द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेशन एज द केस में बी इज टू बी पेड एंड सच ऑर्डर मे बी एनफोर्स्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन वोम it made by mistake being satisfied to identify of the parties and the non payment of allowance or as the case may be expenses due। इसमें एनफोर्स किया जा, इसमें जो 128 सेक्शन है इसमें बताया गया कि इसमें एनफोर्स किया जाता है कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर आया है बाय द कोर्ट उसमें एनफोर्स कराना होता है, ठीक है, जो भी ऑर्डर देती है कोर्ट मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तो जो कोर्ट है वो उसमें ऑर्डर किसके फेवर में देगी, वाइफ, चाइल्ड या फिर पेरेंट्स के फेवर में, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है तो वह पेमेंट देगा, वह पर्सन, किसको, उन पर्सन्स को, उसको एनफोर्स कराना होगा बाय द कोर्ट, उसको एनफोर्स कराने के बाद उसको अलाउंस मिलेगा। अगर वो बाय चांस अगर नहीं भी देता है तो उसमें कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी, इसमें ये बताएगा कि उसको एनफोर्स कराएगी उस जो मेंटेनेंस को, ठीक है, बाय द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया है कोर्ट ने। तो ये हमारा 128 सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है।
अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें भी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ही बात की गई है, जो भी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग बात की गई है उसमें। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।